एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट। हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी, हरियाणा पुलिस के लिए भी और सीईटी मेंस के लिए भी। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज हमने चला रखी हैं, अलग अलग प्रैक्टिस सेट हमने डाल रखे हैं। और आज ये जो स्पेशल टेस्ट रहेगा ये फोकस रहेगा ग्रुप डी के लिए। 100% जो ग्रुप डी का पेपर होगा उसके आधार पर है, लेकिन हरियाणा पुलिस के भी लगभग 80 से 90 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी नई भर्ती होने वाली है, नए पेपर आने वाले हैं, वो सारी जानकारी आपको हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक साहिल अपडेट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। साहिल अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, भाई नई भर्ती कब होगी, नए पेपर कब होंगे, उसका रिजल्ट कब आएगा, कोई भी एग्जाम है, ये सारी जानकारी आपको साहिल अपडेट्स पर दी जाएगी। तो आज ये ग्रुप डी के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। हरियाणा पुलिस के लिए भी इसी में से आएगा, सीटी मेंस का भी इसी में से आएगा। ठीक है, तो 100% करेंगे इसमें, सभी का डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1 करके। आज की क्लास का पहला प्रश्न फिर इसमें दिया है कि FKQN इसको लिखा जाता है LQWT। FKQN को लिखा जाता है LQWT। CHOJ इसको लिखा जाता है INUP। CHOJ को लिखा है INUP। तो उसी हिसाब से DOSG को क्या लिखेंगे ये हमने बताना है। देखो, F से L गया, F कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर, और L 12 नंबर पर। कितने जुड़ गए? 6 नंबर फालतू। K है 11वें नंबर पर। Q कौन से नंबर पर है फिर? 17वें नंबर पर। ठीक है, कितने नंबर का गैप है? 6 नंबर का। यानी कि कैसे लिखा है इन्होंने वो देखो। अब आप FKQN इसको लिखा है LQWT। 6 लेटर्स का गैप देकर, 6 का गैप देकर लिखा है। सेम पैटर्न इसी में है। C को 6 जोड़ेंगे I बनेगा, H में 6 जोड़ेंगे N बनेगा, O में 6 जोड़ेंगे U बनेगा, J में 6 जोड़ेंगे P बनेगा। तो इसी पैटर्न पर हमें यह बताना है DOSG को कैसे लिखेंगे। तो D है 4थे नंबर पर, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? J। 10वें नंबर पर आता है J। O है 15वें नंबर पर, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। 21 नंबर पर क्या आता है? U। ठीक है। S 19 पर, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25। 25 पर आता है Y। ऐसे ही SG में 6 जोड़ेंगे तो M आएगा, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। DOSG को कैसे लिखेंगे? JUYM करके, 6 का गैप देना है। ऑप्शन डी आंसर होगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न दिया है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर किस राज्य के अंदर शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा? सिक्किम, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर छत्तीसगढ़? देखो, केंद्र सरकार द्वारा देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है। किस राज्य में? सिक्किम के अंदर। और सिक्किम के किस जिले में? सोरेंग जिले में स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसका उद्देश्य एंटीबायोटिक, रासायनिक और कीटनाशक मुक्त जैविक मछलियों का उत्पादन करना है। ठीक है, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में स्थापित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 का क्या उत्तर हो जाएगा? सिक्किम स्टेट, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी अंकुश मिगलानी, देवांग चौधरी, सत्यजीत सिंह या सोमवीर सेन? श्री अंकुश मिगलानी को हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने दिसंबर 2024 में पदभार ग्रहण किया था। ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा शाखा चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और विभिन्न जिला कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। देखो, उपाध्यक्ष पूछा है तो वो है अंकुश मिगलानी, और महासचिव है महेश जोशी, अप्रैल 2025 से।
तो तीसरे प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंकुश मिगलानी वाइस चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के। आगे है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है? एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन बेलन के बराबर है, यानी कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। तो आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों बराबर दे रखे हैं। अब इसमें दे रखे बेलन की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर। व्यास 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 गुणा हाइट है 48, तो बेलन का आयतन कितना आ जाएगा? 48 गुणा 100, 4800 पाई। ठीक है, ये पाई से पाई काट दो, 4800 लिख दो खाली। तो बेलन का आयतन आ गया 4800, पाई से पाई कट गया, 1/3 आर स्क्वायर इंटू में एच। लेकिन इसमें शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी? 1600। आर का मान निकालना हमने, तो 3 आ जाएगा इधर, 16 कहाँ जाएगा? नीचे। ये काटेंगे तो 16 तिया 48, 3 तिया 9, 900। आर स्क्वायर आ गया 900, तो आर का मान कितना आएगा? 900 का रूट करेंगे तो 30। यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। हमें शंकु का व्यास बताना है, 30 उत्तर नहीं लगाना, व्यास होता है त्रिज्या का डबल। तो क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, आर निकालना है। इसकी एच दे दी 16, इसकी आर दे दी, व्यास 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगी, 10 गुणा 10 100, एच दे दिया 48। ये काट दो, 16 तिया 48, 3 तिया 9 गुणा 100 900, और अनरूट करेंगे तो 30 आएगा। त्रिज्या 30 आएगी तो व्यास कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60। ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर। आगे है सवाल नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। कथन और निष्कारण दे रखा है। स्टेटमेंट दे रखी कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग समर। बिल्कुल देखो, गर्मी में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते, डार्क कलर के नहीं पहनते क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो बिल्कुल सही बात है, हल्के कपड़ों में गर्मियों में प्राथमिकता दी जाती है, हल्के रंग के कपड़ों को। दूसरा है, इसका कारण है कि हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। लाइट कलर अब्जॉर्ब्स लेस हीट। बिल्कुल सही बात है, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। भाई गर्मी में हम हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये हीट को कम अब्जॉर्ब करते, गर्मी कम लगती है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कर रखी है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न भी यही है, कथन और कारण का। इसमें दिया कि भारत एक मानसूनी देश है। बिल्कुल सही है, भारत एक मानसूनी देश है। बिल्कुल, भारत में अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग मानसून आता है। उच्च हिमालय इस मान जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। हायर हिमालय प्रोवाइड्स इट क्लाइमेटिक स्पेशलिटीज। देखो, हिमालय है, हिमालय की वजह से भारत में मौसम परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मानसून का हिमालय से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। सिर्फ इसका ए सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी उत्तर होगा। आगे 7 नंबर और एक गणित का सवाल दिया है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ये एक त्रिभुज दी गई है, पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है। पी क्यू मान है 13, पी आर का मान है 12। तो देखो, समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि ये ट्रिपलेट है ना, 5 12 13 की। तो लंब 5 है तो आधार कितना 12 है, तो आधार 5 हो जाएगा, कर्ण 13 हो गया। ठीक है, 5 12 13, ये 3 भुजा आ गई, 2 दे रखी थी, 13 12 पाइथागोरस से नीचे वाली 5 आ गई। अब साइन थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। साइन थीटा प्लस टेन थीटा, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब है 12, कर्ण कितना है 13, प्लस टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 12 बटे आधार कितना है? 5 हो गया। ऊपर से 12 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? 1/13 जमा 1/5। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा? 5 और 13 18, 12 कॉमन है, अंदर बनेगा 18, नीचे आएगा 13 5 65। 18 और 12 की गुणा करेंगे तो 180 और 36 216, तो 216 बटे 65, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 216 बटे 65।
ठीक है, लाल बटे कक्का का फार्मूला लगाना है इसमें, ऑप्शन डी उत्तर होगा। आगे है सवाल नंबर 8। इसमें दिया है कि मैजेंटा और पीले रंग को मिलाने पर, देखो मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो जो एरिया बनेगा वो लाल रंग का बनेगा। कहने का मतलब है कि मैजेंटा और पीला रंग, देखो ये मैजेंटा का सर्कल है और ये पीला रंग का, जब दोनों आपस में काटेंगे तो कह रहा है ये बीच का एरिया है वो कैसे रंग का बनेगा, लाल रंग का। बिल्कुल सही है। मैजेंटा और येलो कलर को जब हम मिलाएंगे तो रेड कलर प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। मैजेंटा प्लस येलो कलर रेड कलर बनाता है। दूसरा है कि सियान और मैजेंटा को जब मिलाएंगे तो नीला रंग बनता है, ये भी सही है। साइंस का क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग के हिसाब से ये चीज़ ध्यान रखना, मैजेंटा प्लस येलो कलर मिलेगा तो रेड बनेगा और सियान प्लस मैजेंटा मिलेगा तो ब्लू कलर बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। साइंस का प्रश्न है प्राइमरी कलर्स वाला। देखो इसमें मैजेंटा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाल बनेगा, अगर येलो ज़्यादा होगा मैजेंटा कम होगा तो फिर जो पिंक साइड शेड से हो जाएगी हल्की वो, ठीक है, लेकिन होगा वो लाल रंग का और ये नीले रंग का। तो दोनों ही बिल्कुल इसमें सही हैं, एक और दो दोनों ही सही हैं, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900 करके है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आ गया प्रश्न नंबर 9। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के होते हैं 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के होते हैं 3 भेद और स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कई बार ये पूछा गया स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं 5। संधि होती 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, 3 भेद होते हैं संधि के। प्रश्न नंबर 10 है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी कि एक्स इधर से चलेगा तो वाई इधर से चलेगा, एक दूसरे की साइड आ रहे हैं। जब वो मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है, तो एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये बताना है। भाई वाई यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो वाई की परछाई अगर एक्स ऊपर देख रहा है तो एक्स के लेफ्ट में बनेगी, इधर बनेगी, तो मतलब सूरज आएगा इधर से, तभी तो इसके लेफ्ट में परछाई बनेगी। तो ये हो गया ईस्ट, ठीक है। एक बार हम डिटेल में देखते हैं इसको। देखो ये एक्स और वाई खड़े हैं, वाई की जो इमेज है वो इधर बनेगी एक्स के बाईं तरफ, तो सूरज इस साइड से गिरेगा तभी तो इमेज इधर बनेगी। तो एक्स किस साइड देख रहा है ये हमने बताना है इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, वाई ऊपर से नीचे आएगा, मान लो एक्स इधर जाएगा, इसकी साइड इस साइड बनेगी पूरा, तो इसका मुंह किस साइड होगा, ये सारी डिटेल इसमें पूछी गई है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अब ये बात ये है कि इसमें एक लाइन लिखी थी सुबह की बात है, तो सुबह सूरज होता है पूर्व की तरफ, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर यही स्टेटमेंट लिखी होती कि शाम की, तो शाम को सूरज होता है पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स किधर देख रहा है, एक्स देख रहा है पूर्व की तरफ, और वाई किधर देख रहा है, वाई देख रहा है पश्चिम की तरफ, ठीक है, क्योंकि सूरज उगता है सुबह पूर्व के ही। तो इसमें यह पूछा कि एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर, हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? हरियाणा वाटर रिसोर्स एटलस 2025 किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 यानी कि हरियाणा वाटर रिसोर्स एटलस 2025 हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की HWRA के द्वारा लॉन्च किया गया था। हरियाणा वाटर रिसोर्स एसोसिएशन जो है, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण जो है अथॉरिटी, हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी HWRA, इसने लॉन्च करा था हरियाणा वाटर रिसोर्स एटलस 2025, ठीक है। किसके सहयोग से करा था, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी ने हारसैक, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हारसैक के सहयोग से ये बनाया था, इस एटलस को लॉन्च करा था HWRA ने, किसके सहयोग से, हारसैक। हारसैक की फुल फॉर्म ध्यान रखना, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। HWRA हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, हरियाणा एटलस जो है ये इसने HWRA ने करा था, AI से संचालित है ये। तो हरियाणा वाटर रिसोर्स एटलस किसने शुरू करा था, HWRA, हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी।
किसके सहयोग से? हारसैक के सहयोग से करी थी। तो आंसर होगा HWRA, ऑप्शन सी वाला। अगला है प्रश्न नंबर 12, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है? सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भारत का कौन सा स्टेट करता है? आसाम, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखो, सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कच्चा तेल करता है राजस्थान। राजस्थान के बाद गुजरात और आसाम। पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पर आसाम। लेकिन ऑप्शन में राजस्थान है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल करता है गुजरात, फिर करता है आसाम। तो सवाल नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। 13 नंबर है कि डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक। डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये होते हैं शोधन अभिकर्ता। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पॉलिटी का। मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रश्न को लगा के चलना, प्रश्न नंबर 14 को। इसमें दिया है कि भारत में कोई मंत्री संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसी मंत्री पद से कितने समय के बाद मुक्त हो जाना पड़ता है? भाई, कोई भी आदमी ना तो लोकसभा और ना राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन उसको मंत्री बना दिया, या फिर राज्य के अंदर वो विधानसभा का भी सदस्य नहीं है, विधान परिषद का भी नहीं, उसको मंत्री बना दिया, तो कितने महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी? देखो, कई बार आप जैसे बंगाल में चुनाव हुए थे पिछली बार, ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई, उसके बाद भी वो सीएम बनी थी। तो कितने महीने या कितने साल का समय होता है कि उसको वापस से अपना एमएलए पद जीतना पड़ेगा? या तो एमएलए बनो या फिर एमपी बनो। अगर केंद्रीय मंत्री है तो एमपी, राज्य में तो एमएलए बनना पड़ेगा। कितने महीने का टाइम होता है वो? तो वो होता है 6 महीने का। अनुच्छेद 75 की धारा 5 के अंदर ये लिखा गया है। अनुच्छेद 75 के अंदर जिक्र है, कोई भी मंत्री रहेगा तो उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी संसद की, लोकसभा की या राज्यसभा की, 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने के बाद अदरवाइज उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, मंत्री पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य रहे। ऑप्शन ए उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी का है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला उसको क्या बोलते हैं? स्कूल में जो एग्जाम लेता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पर्यवेक्षक, यानी कि समन्वयक। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 दिया है, रीजनिंग का है ये। पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से 30वें नंबर पर है और कवि बाईं ओर से 20वें नंबर पर है। भाई, मनीष है वो लेफ्ट एंड दाईं तरफ से, सॉरी, देखो मनीष इधर है, इधर कवि है, तो कवि लेफ्ट से 20वें नंबर पर खड़ा है, मनीष इधर राइट से क्या नंबर पर खड़ा है? 30वें नंबर पर खड़ा है। जब वे अपना स्थान बदल ले तो मनीष दाई ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। जब ये स्थान बदल ले, इधर आ जाता है मनीष, तो मनीष का नंबर हो गया 35। पहले मनीष का नंबर था दाएं से 30वां, अब मनीष का नंबर हो गया 35वां। ठीक है, मनीष का इधर से 35वां, इधर से 20वां नंबर है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 35 और 20 55। लेकिन एक संख्या 2 बार काउंट है तो एक घटा दो, कितने? 54। तो लाइन में कितने बच्चे हैं? 54। 35 + 20 - 1, क्योंकि कॉमन पोजीशन 2 बार काउंट हो गई। इधर से 20वां नंबर, इधर से 35वां, 2 बार आ गया ये। हमें सिर्फ एक बार गिनना है, तो 35 + 20 55, 55 में से एक घटा दो 54। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 54, सवाल नंबर 16 का। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है, वीणा पाणी। वीणा पाणी शब्द किस समास का उदाहरण है? वीणा पाणी, वीणा रखने वाली, वीणा को धारण करने वाली, ये सरस्वती माता के लिए है। वीणा को धारण करने वाली, वीणा जिसने धारण किया है, कौन सा समास आएगा इसके अंदर? बहुव्रीहि समास आएगा। वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 दिया है, भारत में रासायनिक उर्वरकों का 2 बड़ा उपभोक्ता कौन से राज्य हैं? 2 लार्जेस्ट कंज्यूमर स्टेट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया। केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन से 2 राज्य करते हैं? तो सीधी सी बात है, जहाँ पर गेहूं वगैरह सबसे ज़्यादा करेंगे, पंजाब और हरियाणा। केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा। भारत में 2 ऐसे राज्य जो केमिकल फर्टिलाइजर का भर भर के यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन बी उत्तर होगा 18 नंबर का। अगला है प्रश्न नंबर 19। 4 अक्षरों का समूह है, इसमें से 3 एक तरह से समान है और एक अलग है, तो अलग कौन सा है? LNP YAC, ये सारे इसमें से 3 जो ऐसे उसमें सेम पैटर्न लगा हुआ है,
चौथा अलग है। देखो y से a गया 2 ऐड हो गया, a से c गया तो भी 2 ऐड हो गया, l से n गया 2 ऐड हो गया, n से m गया, n से p गया 2 ऐड हो गया, c से e गया 2 ऐड हो गया, e से g गया 2 ऐड हो गया, r से s गया 1 ऐड हो गया और s से u गया तो 2 ऐड हो गया। देखो सभी में 2-2 का गैप है, लेकिन इसमें r s u में इसमें पहले 2 लेक्चर के बीच सिर्फ 1 का गैप है। तो क्या आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, आर एस यू जो है वो अलग है, इनमें आर एस यू अलग है, बाकी में 2-2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है पहले वाले अक्षर में। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 है, हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है तो वो कहाँ पैदा होती है? हार्ट बीट होती है, ये एक इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके अंदर। तो ये कहाँ से शुरू होती है? मस्तिष्क से, खून से, हृदय में या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर? हार्ट बीट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो दिल की धड़कन, हृदय में उत्पन्न होने वाले विद्युत प्रवाह की इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण होती है। और ये कहाँ से होती है? साइनोएट्रियल नोड से, एस ए नोड बोलते हैं, एस ए नोड। और इसको हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है, नेचुरल पेसमेकर। ठीक है, नेचुरल पेसमेकर हृदय का उसको बोलता है, साइनोएट्रियल नोड को। इन्हीं की वजह से हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होते हैं, जिससे धड़कन होती है दिल के अंदर। तो किसके अंदर धड़कन पैदा होती है? दिल के अंदर धड़कन बनती है इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से। किसकी वजह से? और वो इंपल्स किससे बनते हैं? साइनोएट्रियल नोड की वजह से। एस ए नोड उसको कहा जाता है, एस ए नोड को हृदय का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, दिल के अंदर। प्रश्न नंबर 21 एक गणित का सवाल है। देखो सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक बार रीजनिंग का, एक बार हिंदी का, एक बार अलग अलग, ताकि आप एक साथ ना रहोगे। पहले एक साथ हिंदी करेंगे, फिर एक साथ वो करेंगे, मिक्स पेपर में आते हैं प्रश्न। तो सवाल नंबर 21 गणित का है कि x + 1/x बराबर 8 है तो x² - 1/x² बताओ। x + 1/x बराबर 8 है तो x² - 1/x² क्या होगा ये बताना है। देखो हमें निकालना है x² - 1/x² का मान। तो इसमें फार्मूला लगेगा a² - b² का, जो होता है a + b और a - b के बराबर। तो x² - 1/x² का क्या फार्मूला होगा? x + 1/x इंटू में x - 1/x। x + 1/x दिया गया है 8, हमें पहले निकालना है x - 1/x और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, x - 1/x का होल स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a + b का होल स्क्वायर -4 इसके बराबर होता है। या तो फिर आप वैसे कर लो, a + b का मान दे रखा है 8, तो यहाँ से निकालो पहले a + b का होल स्क्वायर, फिर निकलेगा a² + b², फिर वहाँ से a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लो। बात यही आएगी सारी लास्ट में। तो x - 1/x² क्या होगा? x + 1/x² इसका होल स्क्वायर -4, तो ये दे रखा 8 का स्क्वायर -4 यानी कि 60। x - 1/x² आ गया 60 और x - 1/x इसका अंडरूट करें कितना आएगा? √60। √60 किसके बराबर होता है? 2√15। x - 1/x कितना आ गया? 2√15 और x + 1/x कितना दिया गया है? 8। तो x² - 1/x² कितना हो जाएगा? 8 इंटू में 2√15 यानी कि 16√15। यही हमसे पूछा गया था, x² - 1/x² का मान। ठीक है, दो फार्मूले लगा रखे हैं इसमें, एक तो a + b, a - b किसके बराबर होता है? a² - b² के, और एक है a - b² किसके बराबर होता है? a + b² - 4। तो सवाल नंबर 21 का क्या उत्तर हो जाएगा? 16√15। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। आ गया प्रश्न नंबर 22 और इसमें दिया है कि हरियाणा में किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? यानी कि थर्मल पावर स्टेशन कहाँ कहाँ है हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर जहाँ पे बिजली बनती है वो थर्मल पावर स्टेशन कहाँ कहाँ है हरियाणा के अंदर, ये पूछा गया है इसके अंदर। हिसार, कैथल या जिंद? देखो हरियाणा के 3 है मेन, एक तो झज्जर का है, एक हिसार का, एक पानीपत का, चौथा यमुनानगर। 4 है भैया। हरियाणा के 4 थर्मल पावर प्लांट है। एक तो ध्यान रखना झाड़ली का है, झाड़ली के अंदर है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झज्जर के अंदर। दूसरा है राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ये हिसार के खेदड़गांव के अंदर है। तीसरा है पानीपत के अंदर और चौथा है दीनबंधु छोटूराम, ये है यमुनानगर के अंदर। 4 मुख्य थर्मल पावर स्टेशन है हरियाणा के अंदर, एक यमुनानगर में, एक हिसार, एक पानीपत और एक झज्जर। चारों के नाम ध्यान रखना, एचएस के पेपर में पूछा गया था ये प्रश्न भी। तो इस ऑप्शन में 4 में से सिर्फ एक हिसार दिया है, तो थर्मल पावर स्टेशन इनमें से कहां पर है?
हिसार के अंदर है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है सवाल नंबर 23। इसमें दिया है 1/2 ऑफ 10, यानी कि 1/2 ऑफ का मतलब होता है गुणा, हो गया, प्लस 1/4 ऑफ का मतलब है गुणा 12। तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, ये आ गया 5। 4 से काटेंगे, 4 3 12, ये आ गया 3, बीच में है प्लस का निशान। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। यानी कि सवाल नंबर 23 का क्या उत्तर आएगा? 8। ऑप्शन सी उत्तर आएगा 8। अगला है प्रश्न नंबर 24। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस। तो सबसे ज्यादा वो है टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर। इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सबसे ज्यादा जो नेशनल इनकम मिलती है हमें वो सर्विस सेक्टर से मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। आ गया प्रश्न नंबर 25 कि हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा गिद्दा कहते हैं? हरियाणवी गिद्दा, जैसे गिद्दा पंजाबी नृत्य है, ऐसे ही हरियाणवी गिद्दा किस नृत्य को कहा जाता है? गुग्गा, रतोई, झूमर या सांग। तो झूमर नृत्य जो है हरियाणा का, उसको हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, झूमर नृत्य को। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का, झूमर नृत्य। आगे दिया प्रश्न नंबर 26। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:6 है। भाई ए की क्षमता 7 है, बी की 6 है। एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी अकेला 26 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा करेगा? देखो टोटल ए की क्षमता है 7, बी की है 6, टोटल क्षमता कितनी हो गई दोनों की? 13। 13 की क्षमता से इन्होंने 21 दिन में कोई काम किया, तो पूरा काम कितना हो गया? 13 गुणा में 21 हो गया टोटल काम। अब बी की क्षमता कितनी है? 6 है, और कितने दिन काम करेगा बी? 26 दिन में। तो कितना हिस्सा पूरा करेगा? बी करेगा 26 दिन में 6 की एफिशिएंसी से ये काम करेगा, और अपोन में टोटल काम कितना है? 13 गुणा में 21। ये काट दो, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, 12/21, 2 से काट दो, 3 चौक 12, 3 7 21, यानी कि 4/7। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। इस सवाल में क्या करना था, हमने पहले टोटल काम निकाल लो। टोटल काम क्या आएगा? दोनों की क्षमता को कुल दिनों से गुणा कर दो, तो कुल काम आ गया 7 और 6 13 गुणा में 21। बी करेगा 26 दिन में, कितनी क्षमता है बी की? 6, तो 26 दिन में इतना काम करेगा। इसने पूछा कि कुल काम का कितना भाग पूरा करेगा, तो 26 गुणा 6 इतना काम पूरा करेगा। टोटल काम है कितना? 13 गुणा में 21। ये काट देना, 13 दूनी 26, ये 3 7 21, 3 दूनी 6, तो यानी कि 2 दूनी 4/7। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 4/7 प्रश्न नंबर 26 का। आराम से सोच समझ के सवाल करने के, ये जल्दबाजी नहीं दिखानी इसमें। सवाल नंबर 27 दिया, प्रश्न नंबर 27 है इसमें कि हाल ही में भारत हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर एज द न्यू कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का जो नया कैंपस है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है इसके कैंपस का? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर? इसमें देखो कि 5 जनवरी 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIHT के नए और आधुनिक स्थायी परिसर का उद्घाटन करा है। देखो सारी डिटेल दे रखी है, जनवरी 2025 की बात है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री, जो कपड़े का मंत्री है, वो नाम है गिरिराज सिंह। कहाँ पर हुआ IIHT का उद्घाटन? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के। ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल नादिया जिला किसने उद्घाटन करा? केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड? पोलराइजेशन इनमें से किस वेव का नहीं किया जा सकता? साउंड वेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव या फिर एक्सरेज? इनमें से ऐसी कौन सी तरंगे, कौन सी किरणें जिनको आप पोलराइज नहीं कर सकते? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा साउंड वेव, ध्वनि तरंगे।
पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव का होता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों का पोलराइजेशन किया जा सकता है, जिसमें कंपन वेव्स के संचरण की दिशा में लंबवत परपेंडिकुलर होता है। जैसे वेव इस तरह चल रही है तो जो इसका कंपन होता है, जो वाइब्रेशन है, वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर हो, केवल उन्हीं का पोलराइजेशन किया जा सकता है। तो साउंड वेव ऐसी है जिनका पोलराइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। सो पोलराइजेशन नहीं होता। देखो रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव और एक्सरे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स नेचर की है, इसलिए इनका पोलराइजेशन किया जा सकता है। लेकिन साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये पैरेलल होती है, ऐसे सेम डायरेक्शन में होती है। इस वजह से इनका पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। किसका? साउंड वेव्स का। किसका कर सकते हैं? रेडियो वेव, पैराबैंगनी वेव और एक्सरे का हम पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साउंड वेव। इनका हम पोलराइजेशन नहीं कर सकते। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है 29 नंबर का, और इसमें दिया है कि 16 नवंबर 2016 को, 2016 की बात हो रही है, हरियाणा सरकार ने किस जिले को 22वां जिला बनाया था? देखो हरियाणा में वर्तमान में 23 जिले हैं, तो इसने पूछा कि 22वां जिला, और ये कब बना था? 2016 में। कौन सा बनाया गया था? तो वो बनाया था चरखी दादरी। 23वां जिला कौन सा बना है? हांसी बना है। 21वें नंबर का कौन सा था? वो था पलवल। लास्ट के 3 जिले तीनों ध्यान रखने हैं। पलवल 21वें नंबर का, 22वें नंबर का चरखी दादरी और 23वें नंबर का हांसी, 3 जिले बनाए हैं। हांसी कहाँ से बना था? हिसार से अलग होकर, और चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर बना था। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। चरखी दादरी बना था 2016 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 30, दुलारा में उपसर्ग बताएं। दुलारा, तो दुलारा में उपसर्ग है दू। पहले वाला नहीं आएगा, ऑप्शन बी वाला उत्तर आएगा दू। दुलारा में दू उपसर्ग दिया है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि इनमें से किस के अंदर चांदी नहीं होती? कौन सा ऐसा सिल्वर है जिसके अंदर चांदी नहीं होती? देखो नाम में इसका सिल्वर है, सिल्वर का मतलब चांदी, लेकिन उसके अंदर चांदी है ही नहीं। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर या फिर लूनार सिल्वर, देखो नाम में सारों के सिल्वर हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा सिल्वर है जिसके अंदर चांदी है ही नहीं, जिसके अंदर सिल्वर ही नहीं है, नाम बस सिल्वर रखा इसका। तो वो कौन सा है? देखो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के अंदर चांदी नहीं होती। किसका बना है ये? कॉपर का, जिंक और निकल का। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, इन तीनों से मिलाकर बना है जर्मन सिल्वर। इसमें चांदी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इसका रंग सफ़ेद और चमकदार होता चांदी जैसा, इसलिए इसका सिल्वर कहा गया, ठीक है। जर्मन सिल्वर, इसका कलर होता है, इसमें चमक होती है सिल्वर जैसी, लेकिन बना किससे है? कॉपर से, जिंक से और निकल से। तो जर्मन सिल्वर ऐसा है जिसके अंदर कोई भी सिल्वर नहीं है, चांदी बिल्कुल इसके अंदर नहीं है। ये एक अलॉय है कॉपर, जिंक और निकल का। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, जर्मन सिल्वर है जिसके अंदर सिल्वर नहीं होता। आ गया प्रश्न नंबर 32, इसमें दिया है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, उनका पोता, यानी कि उस आदमी का पोता मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है। देखो मेरे भाई का, यानी कि खुद का भाई, उस आदमी का पोता मेरे भाई का बेटा है, यानी कि ये कौन हो गया? ये इन दोनों का बाप हो गया। क्या हो गया? बाप हो गया इन दोनों का। समझ गए हो? खुद के ऊपर लोग लेके चलो, आप हो और आपका भाई है, तो जो आदमी है वो आपका बाप है। आपके बाप का पोता और आपके भाई का बेटा एक ही चीज़ है ना भाई? आपके भाई का बेटा आपके बाप का पोता ही तो लगेगा, एकमात्र पुत्र का है। तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा। वो आदमी कल्याण का क्या है? बाप है, पिता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका, 32 नंबर का। अगला है कि हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला संविधान संग्रहालय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम खोला गया है? देखो भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत जिले में खोला गया, और कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर है ये। सोनीपत के अंदर यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर है ये। इसका उद्घाटन नवंबर 2024 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन करा था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, सोनीपत के अंदर है। प्रश्न नंबर 34 दिया है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है?
भाई हम क्या चीज़ मापते हैं जब उसकी यूनिट डेसिबल लिखते हैं। जैसे दूरी मापते हैं तो हम लिखते हैं इतने मीटर है या इतने सेंटीमीटर है, इतने किलोमीटर है, ठीक है। जैसे पानी लीटर में मापते हैं, वॉल्यूम होती है वो लीटर में, मीटर क्यूब में, इस हिसाब से। तो डेसिबल किसकी यूनिट है? तो डेसिबल है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड को मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 दिया है, किस साल का कैलेंडर 2011 के जैसा है? 2011 का जो कैलेंडर था उस जैसा कैलेंडर कौन से साल का था? तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो हर साल 365 दिन का होता है। जब इसको हम 7 से भाग देते हैं तो लास्ट में 1 शेष बचता है, यानी कि हर साल एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। यानी कि 1 जनवरी 2016 को मान लो सोमवार था, तो 1 जनवरी 2017 को मंगलवार पाएगा, एक दिन आगे का पाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है। लेकिन जो लीप ईयर होता है वो होता है 366 दिन का, इसमें शेष बचते हैं 2 दिन के। तो मान लो 2011 का कैलेंडर है, तो उससे पहले वह एक साल में एक दिन जुड़ेगा, दूसरे साल में फिर एक दिन जुड़ेगा, तीसरे साल में फिर एक दिन, चौथे साल में फिर एक दिन, ऐसे करके। लेकिन बीच में चौथे साल में 2 दिन जुड़ेंगे, फिर एक दिन, फिर एक दिन, ऐसे हर 4 साल में एक चौथा साल लीप ईयर होता है। अरे सारे ऑप्शन 2011 से कम के हैं, कम के है ना। तो देखो 2009 से 11 2 ही दिन का गैप आएगा, 8 से 11 3 दिन का गैप है। 2004 में देखेंगे तो 2004 भी लीप ईयर है, और इसमें 2008 भी लीप ईयर आएगा, 2 लीप ईयर आएंगे। लीप ईयर 2 हो गए, 2004 भी 2008 भी। इसलिए 2004 का कैलेंडर 2011 जैसा नहीं बनेगा, लेकिन 2005 का बनेगा, क्योंकि 2005 के बाद 2006, 2007, 2008 लीप ईयर हो जाएगा, 2009, 2010 और 2011। 1 2 2 2 4 5 6 7 7 दिन ऐड हो गए ना। तो 1 जनवरी 2005 को जो दिन था, मान लो सोमवार था, तो 1 जनवरी 2011 को भी सोमवार ही मिलेगा। तो 2005 का जो कैलेंडर था वो 2011 के जैसा था। अगला है प्रश्न नंबर 36, एंटोनियम यानी कि विलोम उल्टा बताना है। एंटोनियम बताना, वर्ड है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव वर्ड का एंटोनियम बताना है। कम्युनिकेटिव होता है जो वार्तालाप करता है, जो बातचीत करने वाला बंदा होता है, बोलचाल करने वाला होता है, ज़्यादा बोलने वाला। तो एक होता है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? अल्पभाषी, कम बोलने वाला। हिंदी में इसको अल्पभाषी कहा गया, रेटिसेंट। तो कम्युनिकेटिव का मतलब होता है बोलचाल करने वाला, बोलने वाला, और रेटिसेंट का मतलब कम बोलने वाला। तो इसका एंटोनियम पूछा तो इसका एंटोनियम आ जाएगा रेटिसेंट। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का, रेटिसेंट। प्रश्न नंबर 37 दिया है, तरनी का पर्यायवाची बताओ। तरनी शब्द का, तो तरनी 2 शब्द हैं। एक में तो तरनी में तय, रे और ये अणय पे बड़ी ई की मात्रा जो हमसे पूछा गया है, और एक होता है तरनी अणय पे छोटी ई की मात्रा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मतलब देखते हैं। देखो पहले तो तरनी देख लो, छोटे ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा इसका मतलब होता है सूर्य। तरनी मतलब सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, ये सारा कुछ सूर्य कहा जाता है तरनी को। लेकिन हमसे पूछा गया बड़े ई की मात्रा वाला, बड़े ई की मात्रा वाला तरनी, तारने वाली, यानी कि नाव, नौका, ये सब, ठीक है। छोटे ई की मात्रा वाला सूर्य होता है और बड़े ई की मात्रा वाला होता है नाव। तो हमसे पूछा बड़े ई की मात्रा तरनी, उसका मतलब होता है नाव, नौका। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, नाव को कहा जाता है तरनी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नॉलेज हब 7900 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे दिया है प्रश्न नंबर 38, और इसमें पूछा है उच्चरित। उच्चरित के लिए विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक उल्टा शब्द बताओ। उच्चरित का उल्टा बनेगा अनुच्चरित, अनुच्चरित, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 39, हरियाणा के किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में डिफेंस यूनिवर्सिटी खोली गई है? तो ये खोली गई है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है बिनोला गांव, वहां पर खोली गई है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में रेवाड़ी गुड़गांव जो हाईवे है वहां पर है ये बिनोला गांव।
इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 40। इसमें पूछा गया है उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। जो भी कस्टमर है गांव में बांटे गए थे एलईडी बल्ब सस्ते रेट में, सरकार ने सस्ते रेट में एलईडी बल्ब दिए गए थे। तो कौन सी स्कीम थी जिसके तहत ये एलईडी बल्ब बांटे गए थे? तो इसमें देखो, घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करने वाली योजना का नाम था उजाला योजना। उजाला की फुल फॉर्म है UJALA, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये उजाला स्कीम है जिसमें एलईडी बल्ब बांटे गए थे। एक उज्ज्वला है, उसमें एलपीजी सिलेंडर थे वो अलग हैं। उज्ज्वला जो है वो अलग थी और ये उजाला है, उजाला वाली में एलईडी बल्ब बांटे गए थे। उजाला की फुल फॉर्म ध्यान रखना, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। 5 जनवरी 2015 को स्कीम शुरू करी गई थी। एलईडी बल्ब वाली स्कीम का नाम है उजाला योजना और एलपीजी वाली का नाम था उज्ज्वला योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब बांटे गए थे सस्ते रेट में। प्रश्न नंबर 41 है कि हरियाणा का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? देखो, गवर्नर बनने के लिए चाहिए हरियाणा का जो किसी भी राज्य का हो। अनुच्छेद 157 में दिया है कि गवर्नर बनने के लिए किसी भी राज्य का कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 साल। कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए किसी भी राज्य को। भारत के अंदर 35 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। आगे है कि इसमें दिया है कौन सी धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर? ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर इन तीनों में कॉमन धातु कौन सी है जो इन तीनों में पाई जाती है? एंटीमनी, टिन, कॉपर या फिर जिंक? पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में आवश्यक घटक वो है कॉपर। देखो, पीतल किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक। कांसा किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन। जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। तो इन तीनों में कौन सी धातु है? कॉपर जो है वो तीनों में कॉमन है। तो प्रश्न नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, तांबा। तांबा जो है वो इन तीनों में कॉमन है, ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर में। अगला प्रश्न है टिक्स एंड माइट्स क्या होते हैं? टिक्स और माइट्स ये होते हैं एराक्नाइड्स यानी कि मकड़ीवंशी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 44, ये फिल इन द ब्लैंक है। स्वीप द ब्रेड क्रम्स द टेबल। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? यानी कि ये कहा है कि मेज के ऊपर से जो ब्रेड के टुकड़े हैं उनको साफ कर दो। तो देखो, अंडर द टेबल ये भी नहीं आएगा, फ्रॉम द टेबल, अक्रॉस। एक होता है स्वीप ऑफ, ये एक फ्रेजाइल वर्ब है। स्वीप ऑफ, स्वीप ऑफ का मतलब होता है साफ करना। तो स्वीप ऑफ ए फ्रेजाइल वर्ब अगर आपको याद है तो आप बिना देखे इस पे कर सकते हैं। स्वीप ऑफ, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा? ओ डबल एफ, स्वीप ऑफ। आगे है प्रश्न नंबर 45, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? संबलपुर में जो भी एंटी ब्रिटिश आंदोलन हुए थे उनमें कौन एक प्रमुख नेता था? तीरथ सिंह, कटबोमन, सुरेंद्र साहिब या अहमद बरेलवी? संबलपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के प्रमुख नेता वीर सुरेंद्र साहिब थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी यानी कि 1827 से 1862 के दौरान ओडिशा के संबलपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों को उनकी नीतियों और स्थायी संसाधनों के शोषण के खिलाफ आदिवासी और स्थानीय लोगों का नेतृत्व किया था। तो कौन थे ये? सुरेंद्र साई, संबलपुर उड़ीसा से। ठीक है, 1827 से 1862 तक ब्रिटिश शासन को इन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। 1864 में इनको गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा इनको दे दी गई थी। उन्हें उड़ीसा में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता और एक निडर स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो प्रश्न नंबर 45 का उत्तर हो जाएगा वीर सुरेंद्र साई, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ओडिशा के महान नायक थे। अगला प्रश्न नंबर 46 है कि कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता कौन है? कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता कौन है?
कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। नहीं याद तो याद रखना, भगवान कृष्ण मिलता है द्वारका के अंदर। तो कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए इस महाकाव्य की रचना करी थी इन्होंने। 1942 में जेल में चले गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इन्होंने जेल में ये महाकाव्य लिखा था कृष्णायन। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण हिंदी महाकाव्य है। रचयिता है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं ये। 1942 में जेल में थे तब इन्होंने लिखा था ये अवधी भाषा के अंदर। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा लिखी गई है। ठीक है, कृष्णायन महाकाव्य पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र 1942 में जेल के अंदर इन्होंने लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना करी थी। अगला है प्रश्न नंबर 47 और ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें दिया है कि एक प्रदर्शनी में अलग अलग कंपनियों के एसी हैं, एलजी के, कैरियर के, सैमसंग के, गोदरेज, वेयरपूल, हिटैची और वीडियोकॉन के। 7 अलग अलग कंपनियों के एसी रखे गए हैं, अलग अलग क्रम में है। एलजी को वीडियोकॉन से लगकर दाईं ओर है, वीडियोकॉन को सैमसंग के दाईं ओर चौथे क्रम पर है, गोदरेज एसी को कैरियर और हिटैची के बीच में रखा गया है, सैमसंग एसी को बाईं ओर से तीसरे क्रम पर है जो सबसे अंत में रखा गया है। तो आगे है कि निम्नलिखित कंडीशनरों के समूह में कौन सा एयर कंडीशनर सबसे दाईं ओर है? कैरियर के दाईं ओर। कैरियर जो एसी रखी है कंपनी की, उसके दाईं ओर कौन कौन से एसी रखे गए हैं ये पूछा गया है इसमें। देखो हर ऑप्शन में 3-3 नाम दे रखा, इसका मतलब 7 में से कैरियर एकदम बीच में आएगा। कैरियर वाले जो एसी है वो एकदम बीच में रखी गई है। ठीक है, अब ये बताना है इसके दाईं ओर कौन से 3 एसी रखे गए हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो फेसिंग ईस्ट का मतलब है सारे ऊपर की साइड देख रहे हैं, तो लेफ्ट का मतलब ये होगा और राइट का मतलब ये होगा, पूरी लाइन के ऊपर। 7 एसी है तो 7 लाइन बढ़ा लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 भाग बना लिए, थोड़ा चेंज करना हो तो ऊपर नीचे करके। एलजी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू वीडियोकॉन ऑन राइट। वीडियोकॉन के राइट में एलजी रखी गई है, बराबर में। अगला है कि वीडियोकॉन इज प्लेस्ड फोर्थ टू द राइट ऑफ सैमसंग। सैमसंग के राइट में चौथे नंबर पर सैमसंग है, इसके चौथे नंबर पर 1 2 3, उसके बाद चौथे नंबर पर है वीडियोकॉन, 5वें नंबर पर है एलजी इसके साथ साथ। गोदरेज है वो है कैरियर और हिटैची के बीच में। गोदरेज है, इसके एक साइड में कैरियर है, एक साइड में हिटैची है। गोदरेज एक साइड कैरियर, एक साइड हिटैची। आगे है कि सैमसंग विच इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एसी इज प्लेस्ड लास्ट। जो लास्ट में जो एसी रखी गई है उसके थर्ड लेफ्ट में, मान लो लास्ट में एसी ये रखी गई है, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन सी एसी रखी गई है? सैमसंग की। 1 2 3 यहाँ पे रखी गई है सैमसंग की। ठीक है, इसके बाद आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एसी इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ कैरियर एसी। कैरियर एसी के राइट में कौन सी रखी गई है? ठीक है, अब इसमें हमने देख के करना है। देखो इसको जो सोल्व करेंगे तो ये हमारी अरेंजमेंट बनेगी लेफ्ट से राइट की। पहले नंबर पर सैमसंग आएगी, फिर हिटैची, फिर गोदरेज, फिर कैरियर, फिर वीडियोकॉन, फिर एलजी और फिर वेयरपूल। इसमें पूछे कैरियर के राइट में, तो कैरियर के राइट में 3 आएंगी, वीडियोकॉन, एलजी और वेयरपूल। ये 3 एसी हैं जो कैरियर के राइट साइड में रखी गई है। तो इसमें ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, वो एक अक्षर गायब है और वो का ये है सैमसंग विच इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एयर कंडीशन कैरियर। कैरियर एसी के लेफ्ट में है और कैरियर के लेफ्ट में है, ध्यान रखना। सैमसंग कैरियर के लेफ्ट में है और लास्ट में रखी गई है। जहाँ भी कैरियर है उसके लेफ्ट में है और एकदम लास्ट में रखी गई है सैमसंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कैरियर जहाँ भी है उससे 3 पहले यहाँ पे रखी गई है सैमसंग। ठीक है, और सैमसंग के 4 के बाद वो है, देखो सैमसंग एकदम लेफ्ट में आएगी, 7 एसी लगानी है हमने। उसके बाद क्या है सैमसंग, और देखो एक लाइन यहाँ पे थी, वीडियोकॉन इज प्लेस्ड 4 टू द राइट ऑफ सैमसंग। सैमसंग के चौथे राइट पर यहाँ पे वीडियोकॉन आएगी, यहाँ पे एलजी आ जाएगी फिर, क्योंकि वीडियोकॉन के साथ साथ एलजी रखी गई है। हिटैची और कैरियर के बीच में कौन सी एसी है? गोदरेज। तो कैरियर और हिटैची के बीच में गोदरेज आ जाएगी यहाँ पे वेयरपूल आएगी फिर। इस हिसाब से अरेंजमेंट बनेगा। ऑप्शन बी उत्तर होगा इसका।
अगला है प्रश्न नंबर 48, पुष्पदंत की रचनाएं किस संप्रदाय से संबंधित है? पुष्पदंत कवि की, तो यह है जैन धर्म की, जैन धर्म से संबंधित है पुष्पदंत की कविता। ऑप्शन बी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 है व्योमवर्त का संधि विच्छेद, व्योमवर्त का, और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्या होगा? व्य प्लस वृद्ध, व्योवृद्ध। ऑप्शन डी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 49 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर। प्रश्न नंबर 50, देखो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के सहयोग से। फिर 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, 2010 में अफ्रीका शामिल हो गया था और ब्रिक का नाम बन गया ब्रिक्स। पहले नाम था ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ऐड होती है, एस लगे, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2006 में स्थापना हुई थी, 2009 में पहला शिखर सम्मेलन और अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 के अंदर। ये ब्रिक्स की 2006 में ब्रिक के रूप में स्थापना हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था इसका? 16 जून 2009 को। कहाँ पर? रूस के अंदर। अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में, तो ब्रिक के बाद ये बनेगा ब्रिक्स। हेडक्वार्टर है संघाई, चीन के अंदर, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 2006 में, अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में, पहली मीटिंग हुई थी 2009 के अंदर। सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, सितंबर 2006 के अंदर। अगला है 51 नंबर। ए और बी एक चुनाव में भाग लेते हैं, ए 480 वोटों के अंतर से जीतता है, ए को कुल वोटों का 70% मिलता है, तो टोटल वोट कितने थे? भाई वोट में दो बंदे खड़े, ए और बी, ए जीत गया, बी को हरा दिया, कितने वोटों से? 480 वोटों से। टोटल जो 100 वोट पड़े थे उसमें से 70 वोट अकेले ए को मिले थे, तो 30 वोट मिले थे बी को। तो ये बताओ टोटल वोट कितने थे? देखो ए को मिले 70%, बी को मिले 30%, तो कितने वोटों से जीत गया? 40 वोटों से। लेकिन 40 की वैल्यू देख कितनी रखी है? 480। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 12। तो हमें 100 का मान निकालना है 100% की, तो 12 गुणा में 100 कितना आएगा? 1200। टोटल वोट कितने थे? 1200। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये तो। अगला है प्रश्न नंबर 52, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? कौन सा कैंपेन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से शुरू किया था? स्वच्छ भारत अभियान, जनजाति जागरण मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और युवा जागरण मिशन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 से शुरू करा था। देखो 22 जनवरी 2015 में करा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारा ऑप्शन दिया है। लेकिन अभी 9 दिसंबर 2024 को भी आए थे और उन्होंने पानीपत में एक और स्कीम लॉन्च करी थी और वो थी बीमा सखी योजना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीमा सखी योजना। ये भी पानीपत से लॉन्च करी प्रधानमंत्री ने, 2015 में करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब करी है बीमा सखी योजना। दोनों ध्यान रखना, पानीपत से शुरू करी गई है, प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन करा था। इसमें सिर्फ ऑप्शन दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। और बीमा सखी योजना भी आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 की। अगला है प्रश्न नंबर 53, सवाल है गणित का। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर 175/144 के गुणांक से बढ़ जाता है यदि उस संख्या में 20% की वृद्धि करें, तो संख्या बताओ। कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा, इनके बीच का अंतर 175/144 गुणा बढ़ जाता है। कब? जब हम इस संख्या का 20% बढ़ा देते हैं। तो संख्या बताओ क्या थी? देखो पहले हमने संख्या मान ली x, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x उल्टा। संख्या 20% बढ़ा दी, तो यानी कि x का 120/100, 20% यानी 120, काटेंगे तो 2 6 12, 2 5 10, यानी कि 6/5x हो गई। नई संख्या कितनी हो गई? 6x/5। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 5/6x हो जाएगा। उल्टा है 5/6x, x ये ऊपर आएगा, ध्यान रखना नीचे नहीं है, ये है 5/6x। ठीक है, सॉरी 5/6x नीचे ही आएगा। संख्या है हमारी 6x/5,
इसका उल्टा कितना हो जाएगा 5/6x, x नीचे ही आएगा इसमें भी, क्योंकि संख्या x थी तो ये होगी 1/x। अब इसमें दे रखा है जो संख्या है x माइनस 1/x, इनका अंतर ये 175/144 गुणा बढ़ गया। जब संख्या 120% यानी कि 20% बढ़ा दी तो अंतर कितना हो गया 6x/5 से 5/6x का अंतर ये हो गया। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और लास्ट में जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से x² का मान आएगा 25। ये 11 गुणा नहीं है, ये 11x² लिखा गया यहाँ पे, 11x² बराबर 275, x² आएगा 25, तो x का मान कितना आएगा 5, क्योंकि 25 का रूट करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो हमसे संख्या ही पूछी गई थी, संख्या कितनी आएगी 5 आएगी। बिल्कुल देखो यहाँ पे ध्यान देना बस थोड़ा सा, ये संख्या 20% बढ़ा दी तो x का 20% कितना होगा 20/100 यानी कि 1/5 बढ़ गई, तो यानी कि x + 1/5 करें तो 6/5x, उल्टा करेंगे तो 5/6x, ये करना है बस। इसके बाद इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 175/144 गुणा है पहले वाली संख्या के अंतर के। ठीक है, ये सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और लास्ट में जब हम इसको घटा गुणा करके देखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 25। x² 25 था, x का मान आ गया 5, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 दिया है कि विश्वकर्मा दिवस किस रूप में बनाते हैं हम। विश्वकर्मा दिवस तो ये हम बनाते हैं मजदूर दिवस के रूप में, श्रम दिवस के रूप में, कार्य दिवस के रूप में। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55 दिया है कि 8 लीटर की मात्रा वाले एक मिश्रण में 80% दूध, भाई 8 लीटर है हमारे पास मिश्रण, उसमें 80% दूध है। दूसरा मिश्रण हमारे पास 6 लीटर का और इसमें दूध है 60%, 40% पानी है। दोनों को मिला दिया तो अंतिम मिश्रण में दूध कितना बनेगा ये बताना है, दोनों को मिलाने के बाद। देखो 8 लीटर में 80% दूध है, यानी कि 8 का 80% निकालेंगे, 8 × 80/100 तो 8 × 8 = 64/10 यानी कि 6.4 लीटर। तो पहले वाले में दूध है 6.4 लीटर, 6 लीटर वाले में 60% दूध, तो 6 का 60% निकालेंगे तो 6 से 36, 36/10 यानी कि 3.6, तो यानी कि टोटल दूध कितना हो गया 10 लीटर। टोटल लिक्विड हो गया हमारे पास 14 लीटर और उसमें दूध है 10 लीटर। तो कितना प्रतिशत है ये बताना है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। टोटल सॉल्यूशन है 14 लीटर का, 8 + 6 का, इसमें शुद्ध दूध है 10 लीटर, तो प्रतिशत करने के लिए गुणा 100, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 500/7 यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, 500/7 ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 8 का 80% निकालो 6.4 आएगा, 6 का 60% निकालो 3.6 आएगा, दोनों को जोड़ो तो 10 लीटर बनेगा। टोटल लिक्विड कितना हो गया मेरे पास 8 और 6 14, 14 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें 10 लीटर दूध है। तो दूध का प्रतिशत पूछा, प्रतिशत के लिए करेंगे 100 से गुणा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 5 × 100 500/7 ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 55 नंबर का। प्रश्न नंबर 56 दिया है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है। लेटेस्ट एंसेंटर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, जो आजकल मनुष्य उसके पूर्वज कौन है। जावा मनुष्य है, क्रोमैग्नॉन मनुष्य है, निएंडरथल मनुष्य या पैकिंग मनुष्य है। आधुनिक मानव का जो न्यूनतम पूर्वज है वो है क्रोमैग्नॉन पुरुष। क्रोमैग्नॉन पुरुष की बात करें तो ये लगभग 34,000 से 40,000 साल पहले अपर पैलियोथिक पीरियड यूरोप में रहते थे। इन्हें होमो सैपियंस फॉसिल्स भी कहा जाता है और ये आधुनिक मानव के पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, क्रोमैग्नॉन मनुष्य, उनकी क्षमता थी 1600 सीसी की, जो आधुनिक मनुष्य के समान या उससे अधिक है। तो किसके कौन पूर्वज माने जाते हैं आधुनिक मनुष्य के, तो वो है क्रोमैग्नॉन मैन। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बी, क्रोमैग्नॉन मैन। प्रश्न नंबर 57 है हरेडा के माध्यम से कैसी ऊर्जा विकसित करने की एजेंसी है। हरेडा नोडल एजेंसी है कैसी ऊर्जा के लिए, तो हरेडा है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, या फिर एजेंसी हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं। तो वो कौन सी एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, गैर पारंपरिक स्रोत वाली। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन
किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन 1992 का शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिका से संबंधित है। 1992 का लागू हुआ था 1 जून 1993 से। 74वां संविधान संशोधन 1992 का है, 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिका से संबंधित है ये। इस संशोधन ने शहरों में शासन की सबसे निचली इकाई के रूप में नगर सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया था। तो इस प्रश्न के चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन नगर पालिका आएगा। आपको जो PDF मिलेगी उसमें डाटा करेक्ट मिलेगा, ठीक है। रटना नहीं है, चीज को समझ के करना है। प्रश्न नंबर 59 है, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अवसर का लाभ उठाना किस मुहावरे का अर्थ है, ये बताओ। किस मुहावरे का अर्थ है कि अवसर का लाभ उठा लिया? तो सीधी सी बात, हमने एक पढ़ रखा, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 है कि 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी का अध्यादेश पारित हुआ, लेकिन ये वापिस कब हुआ था? हरियाणा में शराबबंदी हुई थी 1 जुलाई 1996 को, लेकिन एक वापिस कर लिया था इस ऑर्डर को। 1 जुलाई 1996 कहा था कि हरियाणा में शराब नहीं मिलेगी, लेकिन वापिस इस अध्यादेश को कर लिया था। कब किया गया था वापिस? देखो, 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की सरकार द्वारा शराबबंदी लागू करने का अध्यादेश पारित किया गया था। किसकी सरकार थी? चौधरी बंसीलाल की, 1 जुलाई 1996 की। लेकिन 2 साल बाद ही 1 अप्रैल 1998, लगभग 2 साल भी पूरे नहीं होते, 1 साल 9 महीने बाद ही 1 अप्रैल 1998 को यह आदेश वापस ले लिया गया था। 1 जुलाई 1996 को पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1998 को यह अध्यादेश वापस ले लिया था शराबबंदी का। सरकार किसकी थी? हरियाणा विकास पार्टी की। CM थे चौधरी बंसीलाल। ये ध्यान रखना सारी चीजें। 1 जुलाई 1996 से शराबबंदी हुई थी, 1 अप्रैल 1998 से वापस शुरू हो गई थी। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी, CM थे चौधरी बंसीलाल। तो प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1998 को। आगे प्रश्न नंबर 61, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य चुनाव अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा का। तो पहले तो थे पंकज अग्रवाल और अब इनकी जगह बनाया गया A श्रीनिवास को। A श्रीनिवास न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हरियाणा के। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफ़ी सारा स्टडी मेटेरियल, काफ़ी सारी PDF आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आगे है 62 नंबर, वेन डायग्राम दे रखा है, वो बताओ जो भारत, विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश को दर्शाता है। भारत, विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश। तो देखो, सबसे पहले भारत आएगा। भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर एक शहर है विशाखापट्टनम, ठीक है। यानी कि सर्कल के अंदर सर्कल फिर सर्कल, यानी कि ऑप्शन B वाला उत्तर हो जाएगा। भारत, भारत के अंदर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम। ऑप्शन B उत्तर होगा प्रश्न नंबर 62 का। प्रश्न नंबर 63, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, हिस्ट्री का मान लो, पॉलिटी के हिसाब से मान लो, कैसे भी मान लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीते थे लेकिन उनको अध्यक्ष नहीं बनाया था राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वहां से संबंधित है। तो सारा उस समय जो झगड़ा हुआ था, तो सारा जो क्वेश्चन था लास्ट में किस चीज पर आकर रुक गया था? देखो, इसमें डिटेल से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कांग्रेस का 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी नेता थे जिनको गांधी ने सपोर्ट करा था, इनके बीच का जो मुख्य विवाद कारण था वो था कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के विरोध के बावजूद अध्यक्ष पद जीत गया था। भाई ये खड़े हो गए थे, गांधी ने मना कर दिया था, लेकिन ये खड़े हो गए, जीत भी गई। लेकिन गांधी जी की इच्छा के अनुसार समिति बनाना चाहते थे। जो दक्षिणपंथी थे वो कहते थे भाई जो गांधी कहेगा वैसे करेंगे, लेकिन अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, वो नहीं मान रहे थे, इसलिए इनका मतभेद हो गया था। जो मेन क्वेश्चन आके रुका था सारी बातों पर वो था कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के ऊपर कैसे काम करे, ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ था, इसमें नरम दल गरम दल में सारे कुछ बन गए थे। गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा थी कार्यकारिणी का गठन गांधी की इच्छा से किया जाए, जिसे दक्षिणी खेमे ने समर्थन दिया था। कांग्रेस कैसे काम करेगी वो गांधी डिसाइड करेंगे, ये बात हो गई थी। ठीक है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस वो अंग्रेजों के खिलाफ तत्काल राष्ट्रव्यापी संघर्ष और कड़े रुख के पक्षधर थे, जबकि दक्षिणपंथी गांधी, नेहरू और पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद इन्होंने मनमुटाव हुआ और अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक। त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, गांधी के साथ लड़ाई हो गई थी, आपसी विचार नहीं मिले थे, नरम दल और गरम दल वाली सी बात आ गई थी यहाँ पे। ठीक है। तो सारी बातें किस प्रश्न पर आ गई थी, कांग्रेस की कार्यकारी समिति पर, कि किसके विचार चलेंगे, गांधी के चलेंगे, सुभाष चंद्र बोस के चलेंगे। अगला सवाल नंबर 64। 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपए की खरीदा, 3 चीज खरीदे 180 रुपए की एक के हिसाब से, यानी कि 18 तिया 54, 540 रुपए की 3 वस्तु खरीदी, हर एक का रेट था 180 रुपये। एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, एक चीज बेच दो 10% हानि पर बेच दी, बाकी 2 को किस रेट पर बेचे कि ओवरऑल 25% लाभ हो। बाकी जो 2 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ताकि हमें तीनों वस्तुओं के बेचने पर लास्ट में हमारे जेब में 25% लाभ के पैसे बचे। ओवरऑल लाभ लास्ट में हमारा 25% होगा, ये बताना है इसके अंदर। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 के अंदर देखो, हमें प्रॉफिट निकालना है। लाभ होता है हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, लाभ प्रतिशत और लाभ। अब इसमें दिया है कि हर एक वस्तु का मूल्य 180 रुपये है, 3 वस्तु खरीदी, तो टोटल कितने रुपए में खरीदी, 180 गुणा 3 540 रुपये में, 540 रुपये की 3 वस्तु खरीदी। टोटल हमें पूरे लेन देन पर 25% लाभ होना चाहिए। इसने ये कहा ना कि टोटल 25% लाभ चाहिए लास्ट में, तो यानी कि 540 को अगर 25% यानी 125/100 करेंगे तो कितना होगा, 25 5 100, 25 चौक 100, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 5 20, 135 गुणा 5 के हिसाब से टोटल कितने रुपए में जाएगी, 675 रुपये में। 540 रुपये की वस्तु हमने 675 रुपये में बेचनी है लास्ट में, इतनी सी बात है। अब इसमें एक चीज़ दे रखी कि पहली वस्तु को तो 10% आने पर हमने बेच दिया, यानी कि पहली वस्तु को 180 रुपये की थी, 10% आने पे यानी कि 18 रुपये लॉस में बेच दे। कितने में बेची, 162 की बेच दी, 162 रुपये ही आए हमें चाहिए 675 रुपये टोटल। अब वो जो बाकी 2 वस्तुएं थी 360 रुपये की, उनको कितने में बेचे, 360 रुपये की 2 वस्तुएं थी, बच गई हमारे पास 675 रुपये हमने कमाने थे, 162 में तो एक पहली बेच दी, यानी कि 513 रुपये हमें और चाहिए। 360 रुपये की वस्तु अगर हम 513 में बेचेंगे तब जाके हमें ओवरऑल 25% लाभ मिलेगा, यानी कि कितने रुपए का अंतर है, 153 रुपये का। तो 153 रुपये का लाभ चाहिए 360 के ऊपर, 153 लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, तो कितना आएगा ये 42.5%। तो कहने का मतलब है कि वो जो 2 वस्तु बच गई उनको 42.5% लाभ पर अगर हम बेचेंगे तब जाके हमें ओवरऑल 25% लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल तसल्ली से करना है कि एक चीज़ देखकर। पहले एक वस्तु बेच दी 180 रुपये की, 10% लॉस पर 162 रुपये में, 540 की खरीदी थी, 25% लाभ का मतलब 675 रुपये में हमने बेचनी है। तो एक तो बेच दी 162 में, अभी जो बच गई 500 कुछ की, उसमें वो 360 की 2 वस्तुएं हैं ना, उनको बेचना है। 360 की 2 वस्तुएं रह गई, 513 रुपये में बेचना है। कितने रुपये फालतू चाहिए, 153, तो 153 रुपये का लाभ चाहिए क्रय मूल्य 360 के ऊपर। 42.5% लाभ पर हमने दोनों वस्तुएं बेचनी है, तब जाकर ओवरऑल 25% लाभ हमें प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42.5% पर दोनों वस्तुएं बेचनी चाहिए, 42.5% लाभ पर। अगला है प्रश्न नंबर 65। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा, स्टेट बर्ड। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। क्या आएगा, काला तितर, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनानी है।
आई हैव टू डू माई होमवर्क, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। आई हैव टू डू माई होमवर्क, तो देखो सबसे पहले क्या है कंडीशन, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या आएगा माई होमवर्क। ठीक है, हैव किस में हो जाएगा, हैज़, हैव है तो हैज़ बी में आ जाएगा, हैज़ टू बी डन बाई मी, माई होमवर्क हैज़ टू बी डन बाई मी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। अगला है 67 नंबर, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हुई थी। ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद हमने क्या कर लिया था, नीति आयोग बनाया था, एक पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी थी। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 2017 में हुई थी। देखो कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी भारत में, टोटल 12, लास्ट थी मार्च 2017 तक। यह भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना के बंद करके क्या आ गया था, योजना आयोग ने नीति आयोग लगा दिया था। कौन सा आयोग आ गया था, नीति आयोग आ गया पंचवर्षीय योजना की जगह। सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक की, 5 साल की एक होती है ये, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसकी थीम क्या थी, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, उसके बाद आ गया नीति आयोग। तो प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 68 है, फिल इन द ब्लैंक, द सरपेंट वाज किल्ड ए स्टिक। सरपेंट को किससे मारा गया, फ्रॉम, थ्रू, बाय, ये आएगा विद, स्टिक के साथ मारा गया। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 69, कौन सा कबड्डी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड विजेता है। देखो अनूप कुमार को तो सभी जानते हैं, कबड्डी का इंडिया का कैप्टन रह चुका है कबड्डी में, लेकिन रमेश कुमार को भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, बहुत पहले खेलते थे ये। तो अनूप कुमार और रमेश कुमार दोनों को अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका, कबड्डी प्लेयर है ये। प्रश्न नंबर 70 देखो, ये एक मिरर है, ये इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो इसकी प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखो ये ए है तो ये इसका उल्टा बनेगा, के है ये के भी उल्टा बनेगा, एच है ये एच भी उल्टा बनेगा, 6 है ये भी उल्टा बनेगा। तो इस हिसाब से हमने इसमें देखना है क्या बनेगा। देखो ए है तो ए उल्टा बनेगा, देखो ये तो बिल्कुल उल्टा दे रखा है, ये सीधा दे रखा है, दो तो ऑप्शन कट गए, ए उल्टा है। अब इसमें के है तो के उल्टा बनेगा, ये सीधा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है 71 नंबर, FAINT को लिखा गया है ये, GRME को ऐसे लिखा गया, तो पोयल को कैसे लिखेंगे। अब देखो F कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर, A है पहले नंबर पर, I है 9वें नंबर पर, N है 14वें नंबर पर, T है 20वें नंबर पर। अब इसमें देखो 20 कहाँ है, सबसे आगे दे रखा है, फिर 14 दे रखा है, फिर 9, फिर 6, फिर 90, 1 और फिर 6, ऐसे दे रखा है। 20, 14, 9, 1, 6, यानी कि उल्टा कर रखा है, समझ गए। जैसे अगला देखो जी है 8वें नंबर पर, R 18वें नंबर पर, ना सॉरी जी है 7वें नंबर पर, जी 7वें पर, R 18वें पर, 13वें नंबर पर और ई 6ठे नंबर पर, ना ई 5वें नंबर पर। इसका उल्टा कर रखा है 5, फिर 13, फिर 18, फिर 7, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो उल्टी लिख रखी है, रिवर्स करके। ठीक है, तो ऐसे P है 16वें नंबर पर, O है 15वें नंबर पर, I है 9 पर और L है 12वें नंबर पर। तो उल्टा लिख रखा है, पहले 12, फिर 9, फिर 15 और फिर 16, 12, 9, 15, 16, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करके लिख रखा है, इनकी जो पोजीशन है वो। अगला है 72 नंबर, अस्पतालों में मंद निस्वेदन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है। स्लो एनेस्थीसिया, धीरे धीरे बेहोश करने के लिए कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड गलत, वो आएगी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसने वाली गैस। इसको आदमी सूंघता तो हंसता ही रहता है, लेकिन इसको हम एनेस्थीसिया के रूप में, यानी कि बेहोश करने वाली दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी उत्तर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये।
इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900 पर मिलेगी। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यह है प्रश्न नंबर 73 और यह है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। स्टेटमेंट दे रखी है पहली, कुछ पक्षी बादल हैं, सम बर्ड्स आर क्लाउड। तो ये तो हो गए बर्ड्स और ये हो गए क्लाउड, कुछ पक्षी बादल है, यानी कि ये हिस्सा कॉमन है। घोड़ा एक पक्षी है, यानी कि घोड़ा क्या है, एक पक्षी है, यानी कि इसके अंदर आएगा बर्ड वाले के अंदर। ये है हॉर्स, अच्छा ठीक है। ये स्टेटमेंट दे रखी है, हॉर्स वो बर्ड के अंदर है और बर्ड है वो क्लाउड है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ बादल पक्षी है, बिल्कुल देखो क्लाउड का कुछ हिस्सा बादल दोनों का कॉमन है, यानी कि कुछ बादल पक्षी है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर कुछ पक्षी बादल है तो कुछ बादल भी पक्षी है। घोड़ा बादल नहीं है, देखो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। घोड़ा बादल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो केवल कंक्लूजन एक को फॉलो करता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है कि कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस निकाय से माना जाता है। कपिल मुनि, तो कपिल मुनि का संबंध है कलायत से। देखो कलायत है कैथल के अंदर, लेकिन अगर कलायत ऑप्शन में दिया है तो कलायत आंसर लगाना है, अदरवाइज कैथल लगाना है आपको। कलायत से संबंध है, ऑप्शन ए उत्तर होगा प्रश्न नंबर 74 का। प्रश्न नंबर 75 है, ये फ्रेज दे रखी है। फ्रेज है, इसका अर्थ बताना है कि देयर वाज नो सर्वेंट टू अटेंड अपॉन। इसका मतलब बताना है टू अटेंड अपॉन, ये अंडरलाइन करना भूल गए, इसमें टू अटेंड अपॉन इसका मतलब क्या होता है। तो टू अटेंड अपॉन का मतलब होता है टू सर्व, किसी की सेवा करना। अगर आपको नहीं आता तो भी इसकी हिंदी बना के देखो, देयर वाज नो सर्वेंट टू अटेंड अपॉन हिम इन ओल्ड एज। उसकी बुढ़ापे में सेवा करने के लिए कोई नौकर नहीं था। तो मतलब क्या आएगा, सर्व। ऑप्शन डी उत्तर होगा 75 नंबर का। प्रश्न नंबर 76 है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है, यह बताना हमने। देखो इसमें हरियाणा की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय है, शुष्क से अर्धशुष्क और महाद्वीपीय है। उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क और महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की। यहाँ ग्रीष्मकाल होता है मई से जून तक, और ठंडी होती है जनवरी से दिसंबर जनवरी में, ठीक है। और मानसून होता है जुलाई और सितंबर में। सारी चीज़ें दे रखी है। गर्मी होती है मई से जून में 46 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, ठंडी में 2 डिग्री तक, और जुलाई और सितंबर में बारिश भी होती है। तो 3 प्रकार का मौसम है। उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल, एरिड, कॉन्टिनेंटल जो है वो क्लाइमेट है हरियाणा का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उपोष्णीय, शुष्क, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 77 है कि हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, इन्वायरमेंटल कोर्ट। और ये कहाँ है, फरीदाबाद और हिसार के अंदर। हिसार और फरीदाबाद के अंदर पर्यावरण न्यायालय की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 78 है कि अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी 2 सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें भी अलग अलग प्रकार की, अल्ट्रावायलेट ए बी सी डी करके, तो इसमें से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी है वो बताना है हमने। देखो अल्ट्रावायलेट वेव 3 प्रकार की होती है, ए बी सी करके। ए वाली है वो सबसे लंबी होती है, ओजोन लेयर से पार करके हमारी पृथ्वी पर आ रही हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। इसकी वेवलेंथ है 320 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट बी वाली है, ये इससे ए वाली से छोटी होती है, स्किन कैंसर करती है, 290 नैनोमीटर की। अल्ट्रावायलेट सी ये सबसे छोटी वेव होती है, 100 नैनोमीटर की, ठीक है। ये ओजोन लेयर को पार नहीं कर पाती। तो सबसे खतरनाक हो गई अल्ट्रावायलेट ए, लेकिन सबसे खतरनाक जो है ऑफिशियली देखे तो वो है अल्ट्रावायलेट सी। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन खतरनाक क्यों नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये ओजोन लेयर जो है वो इसको रोक लेती है, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। ए और बी तो कम पहुंच रही है पृथ्वी पर, लेकिन सी अगर पहुंच जाए तो ख़त्म कर दे सब कुछ। सबसे खतरनाक है अल्ट्रावायलेट सी वाली, जो ओजोन लेयर इसको रोक लेती है। अल्ट्रावायलेट बी से स्किन कैंसर और मोतियाबिंद होता है, और ए है इससे स्किन कैंसर होता है, बुढ़ापे से पहले कैंसर बन जाता है, बुढ़ापा पहले आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना अल्ट्रावायलेट सी है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट सी सबसे हानिकारक है।
अगला 71 गीता महाकाव्य, तो गीता किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास जी ने। ऑप्शन बी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 79 का। प्रश्न नंबर 80 देखो, फिल इन द ब्लैंक। कॉल मी इफ यू हैव ब्लैंक क्वेश्चन। आप मुझे कॉल कर सकते हैं यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो। ए प्रश्न नहीं आएगा, एनी क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके पास कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 देखो, D1 और D2 का एवरेज है 40। D1 और D2 का एवरेज 40, D2 और D3 का एवरेज है 45। D1 और D3 का एवरेज है 55, तो D3 का मान बताओ। देखो इससे हम D1 D2 D3 तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, हमसे सिर्फ D3 पूछा तो वही बता देंगे। D1 और D2 इनका एवरेज दिया है, ध्यान रखना सभी का एवरेज दिया है। एवरेज मतलब है D1 प्लस D2 बटे में 2 बराबर 40, तो इनका जोड़ क्या होगा? डबल हो जाएगा। देखो D1 प्लस D2 इसका एवरेज दे रखा था 40, यानी कि D1 प्लस D2 बाई 2 बराबर 40 था, तो D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा? 40 गुणा 2 80। ऐसे D2 प्लस D3 यानी कि D2 और D3 का एवरेज दे रखा था 45, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90। D1 D3 का जोड़ कितना हो जाएगा? 55 गुणा 2 110 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 दो बार जुड़ेंगे, किसके बराबर आएगा? 280 के। तो D1 प्लस D2 D3 किसके बराबर आएगा? 280 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 140। D1 प्लस D2 D3 140 के बराबर तीनों का जोड़। हमें D3 निकालना है, तो D1 प्लस D2 कितना था हमारे पास? 40 गुणा 2 करेंगे, कितना था? 80। तो यहाँ से 80 घटा देंगे, तो D3 का मान कितना आएगा? 140 माइनस 80 करेंगे तो 60। ये हमसे पूछा है। अगर D1 पूछता तो D2 प्लस D3 निकाल देते, 90 है तो 90 घटा देते इसमें से, ऐसे करना था वो। तो D3 का मान कितना आएगा? 60 आ जाएगा हमारा। पहले इनका जोड़ निकालना, D1 प्लस D2 D3 D1 इनका जोड़ दो, D1 प्लस D2 D3 निकाल के फिर जो निकालना वो निकाल दो, तो D3 कितना आएगा? 60 आएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा जोड़ा तांबा का मिश्र धातु से बना है? भाई दो मेटल दे रखे, पित्तल और इनवाल, कांस्य और नाइक्रोम, पित्तल और कांस्य। इनमें से कौन से ऐसे जोड़े जिसके अंदर कॉपर है? यानी कि ब्रॉन्ज ब्रास प्लस इनवा दोनों में कॉपर होना चाहिए, ब्रॉन्ज और नाइक्रोम दोनों में कॉपर होना चाहिए, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में कॉपर। ऐसा कौन सा जोड़ा जिसकी दोनों धातुओं में कॉपर शामिल है? देखो पित्तल, ब्रास बोलते ये बनता है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज बोलते ये बनता है कॉपर और टिन का। तो पित्तल और कांस्य दोनों कॉपर के बने हैं। इनेवार में निकल और लोहा होता है, नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम होता है, इनमें कॉपर नहीं होता। तो देखो इसमें इनवार में भी कॉपर नहीं होता, नाइक्रोम में भी नहीं होता, लेकिन ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में कॉपर होता है। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 82 नंबर का। 83 नंबर है इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन वाला। डायरेक्ट है, देखिए सी सेड टू हिम आई कैन रन फास्टर देन यू, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो सेड टू का बन जाएगा टोल्ड हिम, तो सी सेड टू हट जाएगा, हैज हट जाएगा, आएगा सी टोल्ड हिम दैट। आई कैन का क्या हो जाएगा? सी कुड। बी नहीं आएगा, सी कुड रन फास्टर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे कुड होता तो कुड बी आता, यहाँ पे कैन है तो कैन का कुड बन जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, सी कुड रन फास्टर देन हिम। 83 का। 84 है कि हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? ये हरियाणा मान लो, तो इसके पूर्व दिशा में कौन सा है वो बताना, कौन सा स्टेट है। तो हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 85 देखो, काफी अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना इसको। इसमें दे रखे 4 संख्या है, 52, 47, 20 और 19। इसमें प्रत्येक में x घटाया गया तो समानुपाती बन जाती है। यानी कि समानुपाती मतलब 52 माइनस एक्स बटे 47 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर आएगा? 20 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स। ये होता समानुपाती, यानी कि पहली 2 संख्या उनका अनुपात अगली 2 संख्याओं के बराबर रहेगा, ये होता है। ठीक है, तो इसमें से x घटाने के बाद समानुपाती है। 52 माइनस एक्स बटे 47 माइनस बराबर 20 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स। हमें बताना है x प्लस 4 और x माइनस 8 के बीच का मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है? अनरूट दोनों संख्याओं की गुणा, x प्लस 4 गुणा में x माइनस 8। तो पहले हमें x का मान निकालना, उसके बाद मध्य अनुपात निकलेगा इसका। देखो 4 संख्या मान लो ABCD, तो समानुपाती का मतलब है a बटा बी बराबर c बटा डी।
तो ये दे रखी है 52, 47, 20 और 19 एक्स घटाने पर, तो यानी कि 52 बटे एक्स, 52 माइनस एक्स बटे 47 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स। आर पार गुणा कर दो क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, आर पार गुणा करेंगे, ये 19 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और ये 47 माइनस एक्स इधर आएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का मान आएगा डायरेक्ट कितना, 12। एक्स का मान क्या आ गया, 12 आ गया। लेकिन हमें निकालना है x प्लस 4 और x माइनस 8 का मध्य अनुपात, यानी कि इन दोनों की गुणा का अंडरूट। ये होता है ना भाई, मध्य अनुपात होता है। तो पहले x प्लस 4 कितना आएगा, 12 प्लस 4 16, x माइनस 8, 12 माइनस 8 4। मध्य अनुपात होता है दो संख्याओं की गुणा का अंडरूट। a और b का मध्य अनुपात होगा अंडरूट ए बी। तो पहली संख्या 16, दूसरी 4, इसका अंडरूट करेंगे तो 16 चौक 64, 64 का अंडरूट निकालेंगे तो 8। तो हमसे यही पूछा गया था x प्लस 4 और x माइनस 8 का मध्य अनुपात, तो वो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, पहले x का मान निकालो, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अंडरूट a इंटू बी वाले फार्मूला के अंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 8 आएगा, इनका मध्य अनुपात, और x की वैल्यू आएगी 12। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। सी इज, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ये आर्टिकल आएगा, सी इज ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई नो। तो देखो मोस्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है वर्ब की, तो ऑप्शन सी उत्तर आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म में सुपरलेटिव डिग्री है ये, वर्ब की थर्ड फॉर्म में सुपरलेटिव डिग्री भी है ये। अगला है कि खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने करी थी। खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद अस्तित्व में आई, जिसके CR दास यानी कि चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। स्वराज पार्टी का पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना करी थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। कब बनी थी, दिसंबर 1922 में गया, जो बिहार के अंदर है ना, बोध गया, वहाँ पे अधिवेशन हुआ था, उसके बाद ये पार्टी बनाई गई थी। स्वराज्य की मांग करना, 1 जनवरी 1923 गया अधिवेशन के बाद बनाई थी। इसके और सदस्य कौन थे, विठल भाई पटेल और BN सामस मल इसके अन्य प्रमुख नेता थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के अलावा। तो 87 नंबर का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। काफ़ी सारी PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 88, और ये 4 सेंटेंस 3 सेंटेंस दे रखे, इसमें एरर बताना किस पार्ट के अंदर एरर है। इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो यू शुड लेट अदर रीड इट। अगर आप अखबार नहीं पढ़े तो आप दूसरों को इसको पढ़ लेना चाहिए। तो अदर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अदर्स। अदर्स होता है दूसरों को, लेट अदर्स रीड इट, ऑप्शन सी उत्तर आएगा, अदर्स। 89 का फिर से कथन निष्कर्ष का है, कथन और निष्कर्ष का है। इसमें दे रखा है कि पहला है कि सभी स्टैंप चाबी हैं। अच्छा, हिंदी में हाँ, ऑल स्टैम्प्स आर की, ऑल स्टैम्प्स आर की, सारी स्टैंप जो है वो चाबी है। सभी चाबी काली है, ऑल कीज आर ब्लैक, ऑल कीज आर ब्लैक। देखो हिंदी और इंग्लिश में आगे पीछे दे रखा है, ये हिंदी वाला ऊपर है, नीचे इंग्लिश वाला ऐसे। ऑल स्टैम्प्स आर की, सारी स्टैम्प्स की हैं, और ऑल कीज आर ब्लैक, सारी चाबी काली है। ऑल ब्लैक आर ग्रे, यानी कि ब्लैक के ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ग्रे। सबसे अंदर स्टैम्प, फिर कीज, फिर ब्लैक और फिर ग्रे। पहला निष्कर्ष है कि ऑल कीज आर स्टैम्प, ऑल कीज आर स्टैम्प नहीं। देखो कुछ कीज के अंदर स्टैम्प हैं, तो सारे स्टैम्प की हो सकते हैं, लेकिन सारी की स्टैम्प नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी होती तो ठीक था, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। सभी चाबी स्टैम्प हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ चाबी काली है, देखो सारी चाबियाँ काली, तो कुछ चाबी भी काली होंगी, बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, सम कीज आर ब्लैक बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दे रखा है, केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ऑप्शन डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नील हरित शैवाल होता है, उसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं किस फसल के अंदर, तो वो होती है पैडी की, यानी कि धान की फसल के अंदर
जो नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है उसको हम बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 90 का। प्रश्न नंबर 91 है कि हाल ही में किसके द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना का मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। एक ऐप चलाई है पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऐप, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये करा था निर्मला सीतारमन ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी उत्तर होगा। अगला है 92 नंबर, पानीपत के बावली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के अंदर, तो पानीपत के बावली में लगा है ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना लगा है वहां पर, ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है पानीपत के बाहोली के अंदर। ऑप्शन डी उत्तर होगा। देखो पानीपत के अंदर शुगर मिल भी है, भी ध्यान रखना, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 93, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 7,000 रुपए की राशि 4 साल में स्वयं की 3 गुनी हो गई, तो 12 साल बाद कितनी होगी? देखो 7,000 की राशि 4 साल में स्वयं की 3 गुनी कितनी हो गई? 21, यानी कि 7 की 3 गुना हो गई 4 साल में, तो 12 साल में कितनी होगी? तो 4 की 3 होगी ना, 4 गुना 3 12 साल, पहले 4 साल था, इसका 3 गुना कर दिया, तो ये राशि 3 गुना हो रही थी, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। देखो टाइम जितने गुना बढ़ेगा पावर उतनी ही हो जाएगी राशि की। पहले मान लो x रुपए थे, ये 4 साल में हो गए 3x, अब 12 साल हो गया ना कि 4 गुना 3, तो ये पैसे भी बढ़ेंगे, 3 की पावर 3x हो जाएंगे। 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 27 गुना, तो 27 गुना हो जाएगा राशि। 7,000 नहीं दे रखे होते, सीधा पूछता कि भाई कोई धनराशि 4 साल में 3 गुनी हो जाती है तो 12 साल कितना गुना होगी? तो 12 साल बाद हो जाएगी वो 27 गुना। तो 27 को जब 7 से गुना करेंगे कितना आएगा? 7 7 49, 7 14 14 18, 1,89,000 हो जाएगी वो 12 साल बाद। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा फार्मूला, इसका ध्यान रखना। 4 साल में मान के चलो 3 गुना हो रही है, तो 12 साल यानी कि 4 का कितना गुना हो गया? 3 गुना, तो ये इसकी पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3 गुना हो जाएगी, 3 की पावर 3 यानी कि 27 गुना हो जाएगी। तो 7,000 का 27 गुना होता है 1,89,000, ऑप्शन बी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 94, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती? देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में, 1526, 1556, 1761, 3 लड़ाई थी। तो तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तीसरी लड़ाई पूछ चाहिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीता था, ऑप्शन डी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 94 का। प्रश्न नंबर 95 है, इसका सिनोनियम बताना, सिमिलर टू इन मीनिंग, यानी कि सिनोनियम बताना वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जो जिद्द करता है, जिद्दी, हट्ठी बालक जो हट करता है ना वो। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टबर्न। स्टबर्न को भी जिद्दी बोलते हैं, हट्ठी बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न। ठीक है, जिद्दी बोलते हैं, हठ बोलते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला है जो रिलेशन BDF का ACE से है, NPR का MOQ से, तो VXZ का क्या आएगा? देखो B में से 1 घटा दिया, D में से 1 घटा दिया, F में से 1 घटा दिया, N से 1 कम कर दिया, P से 1 कम, R से 1 कम, तो ऐसे V से 1 कम क्या आएगा? U, X से 1 कम क्या आएगा? V, Z से 1 पहले क्या आएगा? Y, UVY, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 96 नंबर का। अगला प्रश्न नंबर 97 है, यमुना नदी के साथ हरियाणा का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता? यमुना नदी के साथ, तो देखो यमुना नदी आती है पानीपत, यमुनानगर से, देखो यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से, यमुनानगर में कलेश्वर उद्यान जो है वहाँ से आती है। तो सबसे पहले आएगी यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, आगे दिल्ली में चली जाती है, फिर फरीदाबाद साइड होकर निकल जाती है। तो सोनीपत में आती है, यमुनानगर में प्रवेश करके सोनीपत, पानीपत होते हुए आगे चली जाती है, लेकिन रोहतक के अंदर यमुना नदी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यमुनानगर के कलेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान उधर से प्रवेश करती है हरियाणा में, हथनीकुंड बैराज के पास से। उसके बाद आती है ये करनाल, कुरुक्षेत्र, पहले कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर चली जाती है आगे दिल्ली में, फिर लास्ट में फरीदाबाद होते हुए यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो ऑप्शन बी उत्तर होगा, रोहतक के अंदर यमुना नदी नहीं बहती है। प्रश्न नंबर 18 है कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के सभी जिलों में सिवाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है, किसके अलावा?
तो नॉर्थ साउथ का मतलब है, देखो ऊपर हरियाणा के अमृतसर से लेके नीचे हरियाणा तक, तो ऊपर पहले आएगा अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के बाद फिर वही रूट हो जाता है कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, फिर आगे दिल्ली की साइड। तो अम्बाड़ा, सोनीपत, करनाल यहाँ पे है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, लेकिन पंचकुला में नहीं है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का पंचकुला से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका 98 नंबर का। प्रश्न नंबर 99 है कि वर्धन वंश के प्रथम राजा कौन थे? तो वर्धन वंश और इसका दूसरा नाम क्या है? वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या है? देखो वर्धन वंश का दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश। क्या नाम है? पुष्यभूति वंश। उसका पहला राजा माना था प्रभाकर वर्धन। स्थापना करी थी पुष्यभूति ने, लेकिन इसका पहला शासक माना था प्रभाकर वर्धन। महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण करी थी, हुणों को पराजित किया था, थानेसर में शासन किया था, ये ध्यान रखना। इस वंश का संस्थापक माना था पुष्यभूति, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश कहा जाता है। लेकिन इसका जो मेन राजा हुआ था वो था प्रभाकर वर्धन, उसी के नाम से इसको वर्धन वंश कहा जाता है। ठीक है, तो वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश एक ही है। स्थापना करी थी पुष्यभूति ने, लेकिन पहला शासक बना था प्रभाकर वर्धन। तो वर्धन वंश का पहला राजा प्रभाकर वर्धन। आखिरी प्रश्न है कि पहली सीएनजी डीएमयू ट्रेन किस किस के बीच में चली थी? किस दो स्टेशन के बीच में सीएनजी की? तो वो चली थी रोहतक से रेवाड़ी के बीच में। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 100% थे इस प्रैक्टिस सेट के। सभी प्रश्न हमने डिटेल में करे हैं, सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया गया है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रैक्टिस सेट हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, सीईटी मेंस के लिए। अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब पर साइल अपडेट्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।